हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स में। मैं आप सबों का दोस्त धन जी आज फिर से सुबह वाले सेट में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है सेट नंबर 8वां, जिसमें कि हम लोग देखते हैं जीके जीएस। सुबह वाले जो क्लास होता है, जो सुबह का क्लास होता है, सुबह के क्लास में हम लोग 8 बजे जुड़ते हैं और 8 बजे जुड़ते हैं हम लोग जीके जीएस के साथ, और रात्रि 9 बजे हम लोग जुड़ते हैं। रात्रि 9 बजे हम लोग जुड़ते हैं सुपर 25 के साथ। सुपर 25 में साइंस का क्वेश्चन होता है, जिसमें कि हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस के देखते हैं, जो कि आपके ग्रुप डी के लिए उपयोगी है। और इस चैनल पे आपको ग्रुप डी से रिलेटेड जितनी भी कंटेंट होंगे, जीके जीएस, उसके साथ साथ एक करंट अफेयर्स का भी एक बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रत्येक रोज, जो कि आपके ग्रुप डी से रिलेटेड होगा, जिससे कि आपका करंट भी क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। जीके जीएस के साथ साथ इसमें करंट भी करते हैं, और एक स्पेशली करंट के बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दें। क्लास को शेयर करने के बाद इसको देखें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग बताएंगे कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे। मतलब कि हर्षवर्धन के राज्यसभा में कवि कौन थे, आपको बताना है। जयदेव थे, चंद्रवरदाई थे, बाणभट्ट थे, बिल्हण थे। और यह देखिए आपको पूछा गया है, कब पूछा गया है, तो ये 15/10/2018 शिफ्ट ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आपको जितने भी कंटेंट मिलेंगे इस पे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसको जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम लोग ग्रुप डी से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियो को लेकर आते रहेंगे। चलिए, हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे। हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे, तो देखिए हर्षवर्धन के राज्य कवि की बात कहा जाए तो राज्य कवि थे बाणभट्ट। और एक और बात, आंसर देते समय ध्यान में रखिएगा कि ABCD ऊपर नीचे करके लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग के एग्जाम में कभी कभार ABCD का A ऊपर B नीचे ABCD रहता है, तो ताकि आपकी ध्यान केंद्रित रहे कि किस में B लिखा गया है, किस में A लिखा गया, इसलिए दिया गया। तो आपसे पूछे कि हर्षवर्धन राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा में कवि था किसके, तो बाणभट्ट के था। किसके था, बाणभट्ट था। अब सुनिए, बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राज्य कवि थे, दरबारी कवि थे, और ये जो थे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जो बाणभट्ट थे यह संस्कृत के प्रकांड, मतलब कि संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित को लिखा था। क्या लिखा था इन्होंने, हर्षचरित्र को लिखा था, हर्षचरित को लिखा था। उसके साथ साथ इन्हें कदम्बरी भी लिखा, कदम्बरी। तो ये संस्कृत के विद्वान थे, इन्होंने हर्षचरित लिखा, कदम्बरी लिखा, और उसके साथ साथ जो थे, देखिए रचना थी। चंद्रवरदाई, अगर बात कहा जाए तो चंद्रवरदाई जो थे यह पृथ्वीराज रासो के दरबार में रहा करते थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करते थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करते थे। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। इनकी कृति पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। और चंद्रवरदाई किसके दरबार में थे, पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और जयदेव की बात कहा जाए तो जयदेव थे लक्ष्मण के दरबार में। जो लक्ष्मण सेन थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। इन्होंने जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है, गीत गोविंद लिखा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है, जयदेव के द्वारा। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे, जो तो कि पृथ्वीराज रासो लिखे थे। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार में थे, ठीक है, जो कि संस्कृत और हर्षचरित के कदम्बरी के लेखक थे। तो एक क्वेश्चन आपसे बना कि हर्षवर्धन के राज्यसभा में कौन थे, तो बाणभट्ट जो थे इन्हीं के दरबार में थे। आते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, बताइए। 1519 में, 1544 में, 1521 में या 1535 में। आपको बताना है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था।
1519 में, 1544 में और 1521 या 1535 में। सभी लोग पूछेंगे कि बताएंगे, कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे देखना है, कमेंट कर देना है और उसके बाद डिस्कशंस को सुनते रहना है, ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट भी बनता जाए और क्वेश्चन भी बनते जाए। लाइव क्लास को इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि लाइव क्लास में दिक्कत हो जा रहा है, क्योंकि लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं और परीक्षा का सीजन है और नहीं जुड़ने के कारण बड़ी दिक्कत हो रहा था। इसीलिए चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और दूसरे क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे 1519, 1544, 1521 और 1535। और इस क्लास के साथ जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए और क्लास चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, क्योंकि इस पे हम लोग ग्रुप डी से रिलेटेड कंटेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए इसकी आंसर की बात कहा जाए कि बाबर ने भारत में पहला आक्रमण कब किया था, तो भारत में बाबर ने पहला आक्रमण 1519 में किया था। कब किया था? 1519 में भारत ने पर बाबर ने पहला आक्रमण किया। ठीक है, किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफजाई जाति जो थे, कौन थे? यूसुफजाई जाति के खिलाफ। यूसुफजाई जो जनजाति थे उनके विरुद्ध था। इस युद्ध में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में किया था। किसको अधिकार में किया था? तो एक था बाजौर और भेरा। बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, अब बाबर की अगर बात कहा जाए, बाबर से कुछ की अगर बात कहा जाए, तो बाबर का जन्म जो है वैलेंटाइन दिन के दिन यानी कि 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। मृत्यु इसका 26 दिसंबर 1530 को हो जाता है। बाबर की अगर बात कहा जाए तो बाबर नाम से प्रसिद्ध हुआ, यह मुगल शासक की स्थापना की। और कहे कि मुगल शासक की स्थापना किसने किया? तो इसी ने किया था। मुगल शासन की स्थापना किसने किया? तो इसी ने किया था। मुगल शासन की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इसकी जो भारत में मुगल शासन की स्थापना कब किया था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध से जो है मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो पहले पूछे कि बाबर ने पहला आक्रमण कब किया था? तो 1519 में किया था। किस जाति के खिलाफ? तो यूसुफजाई जाति के खिलाफ। और यह मुगल शासन की स्थापना करता है। बाजौर और भेरा को जीतता है 1519 में। इसके जन्म की बात कहा जाए तो 14 फरवरी 1483 को होता है। मृत्यु 26 दिसंबर 1530 के होता है। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खनवा का युद्ध, 1528 में पानी पिया खाना खाया घर गया। तो पानी पिया खाना खाया। और 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। और 1530 में यह क्या हो जाता है? मर जाता है 26 दिसंबर को। ये सब बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अगला, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1891 में, 1919 में या 1981 में? सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। और यह 19/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में। आपको बताना है कि जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड कब हुआ था। इसको आप लोग सभी लोग बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की सामूहिक हत्याकांड कब हुआ था? तो आप सबको पता है कि यह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि दो व्यक्तियों को, जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, दो व्यक्तियों को, जो कि एक सत्यपाल थे,
सत्यपाल थे और दूसरा थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू जो थे। सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हीं के विरोध में, इन्हीं के समर्थन के लिए क्या हुआ कि जो जालियांवाला बाग था उसमें कुछ लोग एकत्रित होते हैं। जब बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तो उसमें जब एकत्रित होते हैं तो जनरल डायर आता है और जनरल डायर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। फिर पूछता है कि जो जनरल डायर है इसने गोली चलाने की आदेश दिया था और जिसमें 400 लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो हंसराज नामक भारतीय के कारण, जो गद्दारी करने के कारण क्या हुआ था, हो गया था। चलिए, तो ये आप याद रख सकते हैं कब हुआ था, तो 1919 में। चलिए अगला, चौथे नंबर का करिए आंसर सभी लोग कि डॉट 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 किनके सिफारिश की निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। परिकर समिति ने कहा था, युवा सेना समिति ने, एबीपीपी समिति ने, या बलवंत राय मेहता समिति ने। आपको बताना है कि किसके सिफारिश के निर्णय लेने से शक्ति की विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचन स्थानीय निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। सभी लोग चौथे का आंसर करेंगे। 4 नंबर का आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी लोग आंसर करिए। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करिए। चलिए फटाफट से आंसर करिए और जो लोग पहली बार जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिएंगे और लाइक भी करते चलेंगे। चलिए, किनके सिफारिश के निर्णय लेने से शक्ति का विकेंद्रीकृत किया गया? तो वे थे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1956 में हुआ था और यह पंचायती राज में, जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था की आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में अनुच्छेद 243 के बी के अनुसार क्या किया गया? पंचायत का गठन किया गया था। पंचायत राज का गठन किया जाता है और पंचायत का अनुसूची ना भाग कह सकते हैं ना, भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है और 9 के ए या कुछ करके है, ध्यान से नहीं आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरों पर बांटा था, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत। ये सारे के सारे बलवंत राय मेहता, और बलवंत राय मेहता 1956 में हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कमल डॉट डॉट का राज्य फूल है, मतलब कि किस राज्य का राज्य फूल है आपको बताना है कि कमल किस राज्य का प्रतीक है, मतलब किस राज्य का फूल है आपको बताना है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे 5वां नंबर का, और यह आपके 24 तारीख को पूछा गया है था, 24 तारीख को ग्रुप डी में पूछा गया है। तो बताइए कि कमल किस राज्य का है? कमल किस राज्य का है? सभी लोग बताएंगे। उड़ीसा का, मणिपुर का, पंजाब का या कर्नाटक? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। चलिए, तो आपसे ये भी देखने को मिल रहा है कि आपसे कुछ प्रतीक चिन्ह भी पूछ रहा है जो कि किस राज्य से संबंधित है। एक बार ध्यान से देख लेंगे तो सुनिए, अगर 5वें नंबर की अगर बताया जाए कि कमल किस राज्य का फूल है, तो कमल देखिए, कमल कर्नाटक का भी है, हरियाणा का भी है, कर्नाटक, हरियाणा और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, J&K, मतलब कि जम्मू कश्मीर राज्य का भी राजकीय फूल है। कर्नाटक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य का जो राजकीय फूल है वे क्या है? कमल ही है। और एक अगला आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए, पूछ सकता है कि पलाश किस राज्य का राजकीय फूल है? तो पूछे कि पलाश किस राज्य का राजकीय फूल है, तो ये है झारखंड का। तो आपसे पूछे कि पलाश किस राज्य का फूल है? झारखंड का। कर्नाटक का कमल, हरियाणा का कमल, जम्मू कश्मीर का कमल, ये क्या है? पुष्प है। तो पलाश कहाँ का हुआ? झारखंड के हुआ। इसके अतिरिक्त जो पलाश है यह उत्तर प्रदेश का भी राजकीय फूल है, यानी कि उत्तर प्रदेश का भी क्या है? यह राजकीय फूल है। ठीक है, राजकीय फूल है।
जिसे ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। जो पलाश है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रख सकते हैं कि पलाश क्या है, ढाक क्या है या टेसू क्या है, दोनों के तीनों क्या है, एक चीज है। पलाश, ढाक, टेसू झारखंड उत्तर प्रदेश का, जबकि कमल हरियाणा, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर का होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य का राजकीय पशु काला हिरण है। काला हिरण जो है किस राज्य का राजकीय पशु है, तो जो काला हिरण है यह किस राज्य का है, तो काला हिरण आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ये भी याद रखेंगे, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है, तो आंध्र प्रदेश का है। हरियाणा का कमल, जम्मू कश्मीर का राजकीय फूल कमल, कर्नाटक का कमल, जबकि पलाश, ढाक या टेसू झारखंड और उत्तर प्रदेश को देखने को मिलता है। तो इन सब बातों को भी आप रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि आपका प्रतीक चिन्ह प्रत्येक राज्य से कुछ ना कुछ करके बन रहा है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वें नंबर, शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। सभी लोग बताएंगे कि शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय के एक कार्य है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य या परिवार कल्याण मंत्रालय। और यह 12 तारीख 11वां महीना 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। और जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वे सारे के सारे आपके ग्रुप डी से रिलेटेड रहेंगे, जो कि आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। तो शिक्षा और भारत किस मंत्रालय के कार्य के अंतर्गत है, तो जो शिक्षा था भारत सरकार के मानव और संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हटा के डायरेक्ट ही शिक्षा मंत्रालय ही बना दिया गया था। ठीक है, तो इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु से पाई जाती है, धातु में डैश डैश आंतरिक क्रोड से पाई जाती है, नदी के जल से पाई जाती है, पृथ्वी के आवरण में या भूपर पट्टी पर। यानी धातुएं कहाँ पाई जाती है, आंतरिक क्रोड में, नदी के जल में, पृथ्वी के आवरण में या भूपर पट्टी में। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 7वां नंबर का आंसर करिए कि क्या होगा। फटाफट से सभी लोग कमेंट में आंसर करते रहिए, और जो पहली बार जुड़े हैं इसको लाइक करिए। और आप लोगों से बोले थे कि 1000 सब्सक्राइब आप लोगों को करना है, लेकिन आप तो कर नहीं रहे हैं। आप लोगों के लिए अब बढ़िया से क्या पीपीटी करके ला रहे हैं, पीपीटी टाइप करके ला रहे हैं, तब पर भी आप लोगों का यही हाल। चलिए, अगर धातु की अगर बात कहा जाए कि धातु कहाँ पाई जाती है, तो धातु भूपर पट्टी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, भूपर पट्टी में पाई जाती है। आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपरी जो पतली परत होता है उसको भूपर पट्टी कहते हैं, जिसकी औसत मोटाई जो होती है वह 33 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है, 33 किलोमीटर होती है। धातु की जो भूपर पट्टी पाई जाती है उसके धरातल से 34 किलोमीटर नीचे तक के क्षेत्र को भूपर पट्टी कहते हैं। यानी कि जो 33 से 34 किलोमीटर जो तक है, मान लीजिए कि 33 से 34 किलोमीटर जो पृथ्वी के नीचे तक की जो भूपर पट्टी कहा जाता है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वे है ऑक्सीजन, जो कि 46% पाए जाते हैं। उसके बाद अन्य तत्वों में सिलिकॉन आता है जो कि आपके 28%, एल्यूमिनियम आता है जो कि आपके 8%, लोहा आता है 6% और मैग्नीशियम आता है 4%। ये सारे के सारे आपको याद रखना होता है। तो ये हुआ Fe, और 4% जो होता है वे होता है मैग्नीशियम। तो आपसे पूछा कि धातुएं कहाँ पाई जाती है, तो धातुएं भूपर पट्टी में पाई जाती हैं। पृथ्वी की जो पतली परत होती है, ऊपर की जो पतली परत होती है उसको भूपर पट्टी कहते हैं। और यह 33 से 34 किलोमीटर तक के नीचे के, मतलब कि पृथ्वी से 33 से 34 किलोमीटर के नीचे तक के तत्वों को भूपर पट्टी कहा जाता है, और यहाँ तक धातुएं पाई जाती हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर में, उत्तरी मैदान हिमालय के स्थित है, मतलब कि हिमालय के किधर स्थित है, उत्तर में स्थित है, पूर्व में स्थित है, दक्षिण में, पश्चिम में। यह क्वेश्चन तीन बहुत बार पूछा है, इसलिए यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन इसको डाले थे और फिर से डाले हैं, तो गलत नहीं करने चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी का गलती हो गया तो बुझ लेना तू लोग कि उत्तरी मैदान हिमालय के किधर है, उत्तर में है,
पूर्व में है, दक्षिण में है या पश्चिम में है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। उत्तरी मैदान किधर है? उत्तर में स्थित है, पूर्व में स्थित है, दक्षिण में या पश्चिम में, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो चलिए, आप सबों को पता है कि जो उत्तरी मैदान होता है, जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान अगर जो है यहाँ पे, और जो पहाड़ी एरिया होता है, जो हिमालय एरिया है यहाँ पे है, तो जो हिमालय एरिया के किधर है? यह दक्षिण में है। तो जो उत्तरी मैदान होता है वह हिमालय के दक्षिण साइड में होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या असम में? सभी लोग बताएंगे कि नैनीताल, ताल तलैया कहाँ होता है, सभी लोग को पता है। और इसका आंसर करेंगे कि नैनीताल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बताइए। और सभी लोग बताएंगे क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग करिए जल्दी से कमेंट में आंसर। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं भाई, लाइक करो और शेयर क्लास को करो, क्योंकि अब डिस्टरबेंस नहीं होने वाला। अब आपको प्रीमियर क्लास ही देंगे, क्योंकि प्रीमियर क्लास में आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो पाते हैं और क्लास भी अच्छा से चल पाता है। और वैसे दिक्कत हो जा रहा था, चलिए कोई बात नहीं। जब बड़ा सेटअप होगा तब हम लोग लाइव कर पाएंगे, और बड़ा सेटअप तब होगा जब हम लोग बड़ा फैमिली बन जाएंगे, तब लाइव क्लास ले पाएंगे। छोटे फैमिली का बस का बात नहीं है, क्योंकि सेटअप उतना बड़ा अभी नहीं हो पाया है। चलिए, आपसे पूछा कि नैनीताल, तो आप सबको पता है कि जितना भी ताल तलैया है सब उत्तराखंड में है। नैनीताल, खुरपा ताल, निकुचिया ताल, तो जितने भी ताल हैं नैनीताल, तो ये सारे के सारे क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल झील की अगर बात कहा जाए तो यह राज्य के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और इसे स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। जो नैनीताल झील है, इसको जो स्कंद पुराण है, स्कंद जो पुराण है, इसमें स्कंद पुराण में नैनीताल को पूछ सकता है क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऋषि सरोवर। ऋषि सरोवर कहा जाता है, सरोवर कहा जाता है। याद रखें कि जो नैनीताल झील है स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। झील के चारों ओर, जो झील है, झील के चारों ओर और केवल दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर ऊंचे पर्वत है। इस झील में लगभग 1500 मीटर जो लंबाई है, इस झील की लंबाई 1500 मीटर है और चौड़ाई 445 मीटर है। और गहराई की अगर बात कहा जाए तो 330 मीटर है, 30 मीटर है। लंबाई हो गया 1500 मीटर, चौड़ाई 445 मीटर और 30 मीटर। और नैनीताल झील को स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना गया है। तो ये थे आपके क्या? नैनीताल झील। आपसे फिर पूछ सकता है कि उमिया झील, जिसे बड़ा पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, यह पूछा है। उमिया झील जिसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बारा पानी झील। पूछ सकता है कि उमिया झील या बारा पानी झील किस राज्य में है, तो यह है आपका मेघालय में। ठीक है, तो आपसे पूछे कि उमिया झील और या जिसे बारा पानी के नाम से झील कहा जाता है, यह मेघालय में है, मेघालय राज्य में है स्थित है। अगर स्पेशली पूछ दे तो यह शिलोंग में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो शिलोंग में स्थित है, शिलांग में स्थित है। स्पेशली करके पूछे तो याद रख सकते हैं। और यह कैसा झील है? जो उमिया या बारा पानी झील है, यह कृत्रिम झील है जो दक्षिण खासी पर्वतों से आने वाली जो उमिया नदी है, जो दक्षिण जो गारो खासी जयंतिया है, तो जो खासी जो पहाड़ियाँ हैं उसी में उमिया नदी से निकलने वाला यह झील है, जो कि कृत्रिम रूप से इसको झील में बना दिया गया है। तो उमिया नदी से जल को रोककर यह निर्मित किया गया है झील। फिर आपसे पूछ सकता है कि चित्रकूट झरना या इंद्रावती पर स्थित है। जो चित्रकूट झरना है इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो बताइए किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जो इंद्रावती नदी पर स्थित है, यह किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसे भारत के नियाग्रा झरने के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जो चित्रकूट झरना है जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। ध्यान से सुनिएगा
कि चित्रकूट नदी इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात ऐसे यूएसए में है। आपसे पूछे कि भारत में कौन सा ऐसा झील है जिसे नियाग्रा झील के नाम से जाना जाता है या झरने के नाम से, तो चित्रकूट जो झरना है उसे। और यह चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बुलर झील तो सबको पता है कि बुलर झील एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के कहाँ स्थित है, तो यह बंडीपेरा झीला झील, मतलब कि जो जिले हैं उसमें स्थित है। और बुलर झील से और बात कहा जाए तो यह मीठे पानी का झील है जो कि सबसे बड़ा झील है। तो पूछ सकता है कि भारत के सबसे बड़े पानी की सबसे बड़ी, मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो बुलर झील है, जो कि आप सबों को पता होना चाहिए। फिर पूछ सकता है कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थित है और भारत में आधिकारिक रूप से सर्वोच्च झरना के रूप में भी इसे जानने को मिलता है। तो सारे के सारे आपसे स्टैटिक्स के रूप में बन सकते हैं, तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाता है? कौन सा नदी है जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाता है और बाद में सूख जाती है? झेलम, यमुना, चिनाब या सरस्वती। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 10वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करिए। कौन सा नदी है जो सिंधु के सप्त क्षेत्र में फैल जाता है, बाद में सूख जाता है? बताइए, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। और भाई थोड़ा क्लास को शेयर भी कर दिया करो। अब थोड़ा आप लोगों के लिए कंटेंट भी ला रहे हैं और आप लोगों को दिखा भी रहे हैं ताकि अच्छा से दिखे, अच्छा से लगे। तो अब कैसा क्लास चाहिए? और आप लोगों के लिए डिस्कशंस भी ला रहे हैं। टाइप देखिए, टाइप करके ला रहे हैं। पहले तो था कि आपको स्क्रीनशॉट करके लगाना था या कुछ करके स्कैन करके लगा रहा था। अब देखिए टाइप करते हैं, इतना टाइप करना, अगर आपसे कह दें कि 1 घंटा टाइप करने में लगा देगा, टाइप करते हैं उसके बाद लाते हैं तो मेहनत लगता है और मेहनत का कुछ तो फल होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप लोग भी इस परिवार को बड़ा करने का प्रयास करिए, डी एजुकेशन फैमिली को। चलिए, कौन सा क्षेत्र नदी के सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? तो वह है सरस्वती। कौन है? सरस्वती। सरस्वती की अगर बात कहा जाए, सरस्वती नदी को पौराणिक हिंदू ग्रंथों में, जो पौराणिक हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद है उसमें वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। तो आपसे पूछे कि जो ऋग्वैदिक है, जो हिंदू की पौराणिक ग्रंथ है, जो पौराणिक है, उसमें से मुख्य नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में नदी सूक्त में एक श्लोक सरस्वती नदी के यमुना के पूर्व और सतलज को पश्चिम में बताती है। मतलब कि जो ऋग्वेद है उसमें सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व में और सतलज के पश्चिम में बताती है कि जो सरस्वती है यमुना के पूर्व में है और जो सतलज है उसके पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथ जैसे कि तांडे और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथों में भी सरस्वती नदी को मरुस्थल या सूखा बताया गया है। तो एक कुछ पौराणिक ग्रंथ है जिसको कि बताया गया सिंधु सप्त क्षेत्रों में बाद में सूख जाती है, तो सरस्वती नदी के बारे में यह कहा गया क्योंकि इसकी उल्लेख जो है तांडे और जो जैमिनी ब्राह्मणी है उसमें भी सरस्वती नदी को सूखी हुई बताई गई है। और सर्वाधिक बार, मतलब कि सबसे पवित्र ग्रंथ ऋग्वैदिक में जो ऋग्वेद है उसमें सरस्वती जो नदी है उसका भी उल्लेख किया गया है। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन सी नदी को सप्त सिंधु क्षेत्र में फैला था और बाद में सूख गई थी, तो वह सरस्वती थी। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जीडीपी की गणना करता है? आर्थिक मामले का, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राजस्व विभाग या वित्त मंत्रालय? सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि कौन सा विभाग भारत के जीडीपी गणना करता है। सभी लोग इसका राइट आंसर को करेंगे और यह ग्रुप डी के 24 तारीख में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि जीडीपी की गणना कौन करता है। तो फटाफट से आंसर करिए। कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? आर्थिक मामले, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय। और इस बार आर या पार, बेरोजगारी से पार होना है। अब की पार, बेरोजगारी पार, यह क्या है हम लोगों का लक्ष्य है। अब की पार, बेरोजगारी पार, अब की बार रेलवे हमार। इन सारे हौसले के साथ जुड़े रहेंगे हम लोग
क्योंकि इस बार बेरोजगारी से पार हो जाना है और इस बार रेलवे हमार हो जाना है, मतलब कि ग्रुप डी में एक सीट पक्की होनी चाहिए। चलिए, अगर आपसे बात कहा जाए कि जीडीपी की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है उसके द्वारा किया जाता है। इस बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। भारत में सिक्के में दशमलव प्रणाली में कब बदला गया, जुलाई 57 में, जून 57 में, अप्रैल 57 में या अगस्त 57 में। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि भारत में जो दाशमिक प्रणाली है कब अपनाया गया था। जल्दी से करिए, जल्दी से करेंगे। चलिए, अगर आपसे बात कहा जाए कि भारत में सिक्के के दाशमिक प्रणाली को कब अपनाया गया था, तो वह था आपका अप्रैल 1957 में। कब अपनाया गया, तो जो अप्रैल 1957 में दाशमिक प्रणाली अपनाया गया। पहले भारत थे, यानी कि पूर्व भारत में, यानी कि पहले भारत में 1 रुपए में 16 आना हुआ करते थे। कितना हुआ करते थे, 1 रुपए में 16 आना हुआ करते थे। परंतु 1955 से जब अप्रैल 1957 तक आया तो इसमें बदलाव करके आपका जो रुपए है उसको दाशमिक प्रणाली में एकत्रित कर दिया गया अप्रैल 1957 में। कब अप्रैल 1957 में, तो 1 अप्रैल 1957 को, ये भी याद रख सकते हैं, 1 अप्रैल 1957 को भारत में सिक्के में दाशमिक प्रणाली को अपनाया गया। कब बदला गया, तो 1 अप्रैल 1957 में बदला गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष कौन सा देश को बनाया गया है। आपको बताना है कि विश्व सीमा शुल्क जो संगठन WCO की एशिया प्रशांत के उपाध्यक्ष क्षेत्र कौन सा देश बन गया है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर का, सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे, बताइए। जल्दी से आंसर करेंगे। तो जब यह क्वेश्चन 18 में पूछा था तो एक ध्यान रख सकते हैं कि यह जो WCO का था यह 2018 से 2020 तक में भारत बन गया था। और यह आपसे पूछ सकता है कि WCO की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था 26 जनवरी 1952 को। कब किया गया था, 26 जनवरी 1952 को किया गया था। इसमें 180 सीमा शुल्क प्रशासन के प्रतिनिधित्व करता है। कितने देश हैं, 180 हैं, और 2018 से 20 के बीच बना था। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि WCO के स्थापना कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1952 को हुआ था। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, नाटक है कहाँ की। कथकली केरल, तमिलनाडु, मणिपुर या आंध्र प्रदेश की। सभी लोग बताएंगे कि कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। कथकली कहाँ का नृत्य है, कथकली कहाँ का नृत्य है। जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे और क्लास को भी शेयर करते रहिए, क्योंकि आप जब जुड़िए तो अपने साथ कम से कम 5 या 10 लोगों को जुड़िए। आपकी उपस्थिति सुबह वाले क्लास में 30 से 35 कम से कम होनी चाहिए, तो आप लोग उतना कर नहीं पा रहे हैं तो करिए ना। जो ग्रुप डी, क्या हम लोग 8 ही 10 लोग ग्रुप डी देने वाले हैं, बाकी लोगों को ग्रुप डी की कोशिश की काम नहीं है। जितने भी आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको जोड़ने को बोलिए। क्या आप लोगों के सिर्फ 5 ही दोस्त हैं, बाकी लोगों को भी जोड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि हम लोग इससे आइए। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य, पता है कथकली केरल का है। कथकली कहाँ का है, तो कथकली केरल का। और क्या है, तो मोहिनीअट्टम केरल का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। मणिपुरी जो मणिपुर में होता है, मणिपुरी आता है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है। कुचिपुड़ी कहाँ का होता है, आंध्र प्रदेश का होता है। इन बातों को ध्यान में रखना। ये सारे के सारे क्या है, लोक नृत्य हैं। कुछ लोक नृत्य में जैसे कि बिहू आता है असम,
ये शास्त्रीय नृत्य है। जैसे लोक नृत्य में कौन कौन आता है, वो शास्त्रीय नृत्य था ये सब। जैसे कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में आ गया, तो बिहू असम, भांगड़ा पंजाब, गरबा गुजरात, कथक उत्तर भारत, तरंग मेला आता है, तो तरंग मेला गोवा में है। तरंग मेला कहाँ होता है, गोवा में। कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, भारतनाट्यम तमिलनाडु। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखित साहित्य की रचना है पाथेर पंचाली, गोरा घरे बरे, झूठ सच और गणदेवता। सभी लोग इसका आंसर करेंगे 15 का। और यह आपका दूसरा बार रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको 2 बार क्वेश्चन करके पूछा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। 15 का क्या होगा, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित साहित्य का नाम क्या है, सबको पता है। फटाफट से आंसर करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन देखे आंसर करना स्टार्ट कर दिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। और चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करते रहिए, क्योंकि चैट बॉक्स में आपको खोला गया है और ABC आपको दिया गया है उल्टा सीधा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो गोरा और घरे बराई है यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात कहा जाए तो इन्हें एशिया का मतलब कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई के साथ साथ प्रथम भारतीय भी थे, जो कि इन्हें 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार इन्हें किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। किनके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। और इन्होंने जो भारत भवन की भी स्थापना इन्होंने किया था। इन सब बातों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यह थे क्या, तो पूछे कि कौन है, तो यह हो गया। अगले आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि मैथ दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। 22 दिसंबर को, 21 मार्च को, 22 नवंबर को या 21 नवंबर को। सभी लोग बताएंगे कि कब मनाया जाता है, गणित दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से सभी लोग बताएं। जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन, कौन, श्रीनिवासन रामानुजन, ठीक है। तो भारत में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म जो हुआ था वे 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यह तमिलनाडु के ईरोड में हुए थे। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था। इन्होंने संख्या पद्धति और गणित में अन्य क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिए थे। इन्हीं के कारण केंद्र सरकार ने 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2012 में, कब, 2012 में क्या, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में जन्म एक थे श्रीनिवास रामानुजन, उनके जो कि एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने संख्या पद्धति और गणित के क्षेत्र में बहुत अतुलनीय कार्य किए थे। इनके जन्म पर 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। उन्हीं के एवज में 125वीं वर्षगांठ के रूप में मनाते हुए, कब, 125वीं वर्षगांठ 2012 में मनाया गया था। और 2012 में 12 से ही 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी के साथ 16 नंबर की ओर आते हैं। बताना है कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, यानी विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ अनुवादित पुरस्कार, कॉमनवेल्थ राइटर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार। सभी लोग आंसर करेंगे कि कौन है। फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे।
जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। और भाई लाइक भी कर दो, लाइक जितने लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों के लिए, क्योंकि सुबह आपका क्लास हो पाता है क्योंकि हम रात को जग पाते हैं, क्योंकि सुबह आप लोग का 8 बजे क्लास तभी हो पाता है क्योंकि सभी क्लास ख़त्म होने के बाद 9 बजे क्लास होने के बाद आप लोगों के लिए पीपीटी बनाना होता है। 3 क्लास का पीपीटी बनाते हैं, उसके बाद क्लास को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके एडिट करो, एडिट करके डालो, प्राइम करो, समझ जाओ कि कितना मेहनत होता है। और इस मेहनत का कुछ तो होता है। तो लाइक भी कर, तो ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं आप लोग। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग कमेंट तक भी नहीं करते हैं कि कैसा वीडियो लगा, कैसा नहीं लगा। चैट बॉक्स में कौन देखता है? कमेंट में करिए कि कैसा वीडियो लगा। आप लोग कुछ भी नहीं देते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और नहीं कमेंट में बताते हैं कि कैसा वीडियो लगा, ख़राब लगा, अच्छा लगा। ये भी तो थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी पुरस्कार की अगर बात कहा जाए तो मान बुकर पुरस्कार है। क्या है? तो मान बुकर पुरस्कार को विश्व का, माने कि विश्व के प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार कहा गया है। इसकी शुरुआत की अगर कहा जाए, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? 1969 में हुआ है। इसके जो विजेता होते हैं, जो मान बुकर पुरस्कार के विजेता हैं, उनको 50,000 पाउंड मिलता है। कितना मिलता है? 50,000 पाउंड राशि दी जाती है। इस पुरस्कार को अब तक 5 भारतीयों को मिला। कितने व्यक्तियों को मिला है? 5 भारतीयों को मिला है, जिसमें से आप ध्यान में रख सकते हैं कौन कौन है। सुनिए, बीएस नेपाल, बीएस नेपाल के बाद हैं अरविंद अडिगा, दूसरा हो गया। तीसरा की अगर बात कहा जाए, अरविंद अडिगा के बाद किरण देसाई। चौथा हो गए आपके अरुंधति रॉय, और 5वें हो गए आपके सलमान रुश्दी। इन सारे को क्या मिला है? इतने भारतीयों को मिला है। तो ध्यान से सुनिएगा फिर से कि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी पुरस्कार मान बुकर पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 में होती है। इसके विजेता को 50,000 पाउंड दिया जाता है। कितना होता है? तो जो 50,000 पाउंड राशि दी जाती है, और यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों को भारत में मिल चुका है। बीएस नेपाल को, अरविंद अडिगा को, किरण देसाई को, अरुंधति रॉय को और सलमान रुश्दी को। फिर से याद करिए, कौन? बीएस नेपाल, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति रॉय हैं और सलमान रुश्दी। यह 5 को आपको याद रखना है कि 5 लोगों को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन छांटने के लिए भी देता है कि निम्न में से कौन से भारतीय को मान बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना किया गया था? जो कि अभी डिस्कस को जो बढ़िया से सुने होंगे बताएंगे। विश्व भारती, ज्ञान धर्म, सेवाग्राम विश्वविद्यालय, रविंद्र विश्वविद्यालय, सभी लोग इसका बताएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार, प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार, मतलब कि एशिया में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत में भी सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिनको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने किसकी स्थापना किया था? तो इन्होंने विश्व भारती, जो कि बताए हैं पीछे कि विश्व भारती की स्थापना कब किए थे? तो 1921 में किए थे। ठीक है, तो विश्व भारती जो विद्यालय है, विश्व भारती विद्यालय संस्था है, इसकी स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में किया था। जो पश्चिम बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर के पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में किया था। और यह शांति निकेतन आता है ना, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो वहीं पे है शांति निकेतन में। तो यह ध्यान में रख सकते हैं। विश्व भारती की स्थापना 1921 में किसने किया था? तो 1921 में इन्होंने विश्व भारती की स्थापना किया। और ठीक है, और 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है और एशिया के मिलने वाले, एशिया के और भारत के पहले हैं जिनको को मिला था। अब बताना है आपको कि बताइए कि श्रीखंड एक भारतीय मिठाई है जो पानी निकाले हुए दही से बनता है। यह व्यंजन मुख्य मिठाई है। मेंस एक है कहाँ की? बंगाली की। महाराष्ट्रीय भोजन है, केरल या हरियाणवी की। आपको बताना है कि कहाँ की है श्रीखंड भोजन।
जो श्रीखंडी भोजन है जो कि मिलता है वो कहाँ मिलता है, सब लोग को बताना है। श्रीखंडी, ये पानी निकला होता है, उसमें दही और चीनी से बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कहाँ की है बताइए, कहाँ फेमस है? सभी लोग आंसर करिए फटाफट से, और फटाफट से आंसर करते रहिए। श्रीखंड एक भारतीय मिठाई है जो पानी निकाले हुए दही से बनता है। जो व्यंजन मुख्य मिठाई है ये मीन्स एक कहाँ है, बंगाली, महाराष्ट्रियन, केरल या हरियाणवी। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। फटाफट से सभी लोग आंसर करते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, अगर इसकी बात कहा जाए तो यह क्या है, महाराष्ट्रियन है। तो यह महाराष्ट्र और गुजरात में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात में जो होता है मिलता है। श्रीखंड एक क्या है, मिठाई है जिसमें दही होता है, पानी होता है और चीनी होता है, इन सब से मिलाकर बनाया जाता है। तो आपसे पूछे कि श्रीखंड भारत की मिठाई है, किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है, तो महाराष्ट्रियन और गुजरातियन इसको क्या करते हैं, ज़्यादा खाते हैं। अब आते हैं यहाँ से आपको बताना है, करंट है कि आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट से आंसर करेंगे। आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? महेंद्र सिंह धोनी को, सुनील गावस्कर को या वीरेंद्र सहवाग को। आपको बताना है कि जो आईसीसी ने किसे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। फटाफट से आंसर करेंगे, और आप लोगों के लिए एक करंट का भी क्लास लेके आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में, क्योंकि चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या हम लोग आप लोगों के लिए 25-25 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स का एक स्पेशली बैच करके लेके आए, जो कि 1 घंटा या आधा घंटा में होगा, जो कि 25 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो सके। तो 30 दिन या 1.5 महीना 1 महीना भी होगा तो 25 3 75 750 800 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और डिस्कशन के साथ तो प्रैक्टिस हो सकता है, और 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है। आईसीसी के किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है? अरे वे हैं महेंद्र सिंह धोनी को। किसको किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को किया गया। हाल ही में जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, ठीक ना, एक ऑक्सफोर्ड आता है, और ये क्या है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2020 के लिए वर्ड चुना है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? लॉकडाउन को, क्वारंटाइन को, वैक्सीन को या आइसोलेशन को? बताइए, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, वैक्सीन या आइसोलेशन, सबको बताएंगे कि कौन होगा। चलिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो वे जो शब्द है आपका क्वारंटाइन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वारंटाइन। तो पूछेगी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो क्वारंटाइन। यह कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, अगर ऑक्सफोर्ड आता है वो भी ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, कर्नाटक सरकार ने बॉयरिंग ऑफ लेडी कॉर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मतलब कि कर्नाटक सरकार है, कर्नाटक सरकार ने एक नाम है बोरिंग और लेडी कॉर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या किसके नाम पर रख दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम पे, अरुण जेटली पे, अटल बिहारी वाजपेयी पे या प्रणब मुखर्जी पर? सभी लोग बताएंगे कि कर्नाटक सरकार के बोरिंग और लेडीज कॉर्जन मेडिकल कॉलेज की स्थापना किनके नाम पर करने की घोषणा किया है। जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जल्दी से करते रहिए, और सभी लोग करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते रहिए। और जो जुड़ रहे हैं दिखाई दे रहा है कि, और जो लोग नहीं जुड़े तो उसमें स्पेशली फ़ोन करके बुलाओगे। चलिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो लेडी कॉर्जन मेडिकल कॉलेज है, बोरिंग और लेडी मेडिकल कॉलेज जो है, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है, इनके नाम पर करने का रख दिया गया है। हाल ही में किसकी घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप 2021 का मेजबानी करेगा? यानी कि फीफा के अरब कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, कतर, यूएई या जापान? यह फीफा के अरब कप की बात हो रहा है, तो बताइए कि फीफा के अरब कप की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो फीफा में बताइए,
कि फीफा में अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा भारत, कतर, यूएई या जापान। चलिए, तो आप सबों को पता है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार कौन फीफा अरब कप 2021 का मेजबानी करेगा, तो वे कतर करेगा। किसके द्वारा किया जाएगा? कतर के द्वारा किया जाएगा। अगले क्वेश्चन के और किस राज्य में होने वाले इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव, मतलब कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम, और हर बार पूछा हुआ है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। असम में, मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि कहाँ मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, मेघालय में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में। भाई मेरे, जुड़ते रहो और बहुत सारे लोगों को ही जुड़ो, क्योंकि अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए 3 क्लास लेके आ रहे हैं। सुपर 25 तो लेके आते हैं, सुपर 25 आता है साइंस के साथ रात्रि 9 बजे, 8 बजे आता है जीके जीएस के साथ, और एक सुबह में लेके आने वाले हैं। देखिए, सुबह में हो सके तो 6 बजे या 7 बजे, जब भी आप लोग कमेंट में बताइए कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स कौन सा, तो जो एक वर्ष में हुआ है 2020 से लेके 2021 तक में जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बने हैं उनके संग्रह को लेकर, जो कि ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, वैसे क्वेश्चन के संग्रह लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आएँ, और लेकर आएँ तो कितने बजे लेकर आएँ, इसको बताइएगा कि वह क्लास कब रखा जाए। चलिए, चेरी ब्लॉसम महोत्सव की बात कहा जाए तो सबको पता है कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मेघालय, क्योंकि असम मेघालय में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, अभी कन्फ्यूजन से असम मार रहे हैं। तो चेरी ब्लॉसम जो है कहाँ मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम मेघालय में मनाया जाने वाला एक इंडियन फेस्टिवल है, जिसको कि कोरोना के कारण से रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक में हावेरी रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में एक जगह है जिनका नाम है हावेरी रेलवे स्टेशन, का नाम बदलकर किनके नाम पर रख कर दिया गया है? महादेव मलौरा, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम या अरुण जेटली। बताइए कि हावेरी रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में है, इनका नाम बदलकर किनके नाम पर करने की बात कहा जा रहा है? कर्नाटक में है हावेरी रेलवे स्टेशन, का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सभी लोग फटाफट से आंसर इसका करेंगे कि क्या हो गया है। एक बार सभी लोग इसका आंसर करिए कि हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो सबको पता है कि जो हावेरी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर महादेवप्पा मलौरा के नाम पर जो हावेरी रेलवे स्टेशन है कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको बताना है कि किस देश की अध्यक्षता, मतलब कि कौन सा देश है जो कि 15वां G20 का शिखर सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, मतलब कि 15वां G20 का शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है। यहाँ पे स्पेस देना भूल गए हैं और टाइप करने में कहीं कहीं एरर होता है, उस बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो भारत में, जापान में, इटली में या सऊदी अरब में, आपको बताना है कि कहाँ होता है। जल्दी से बताइएगा, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। भारत में, जापान में या इटली में या सऊदी अरब में, जल्दी से आंसर करेंगे। 15वां G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो आप सबों को पता है कि जो 15वां G20 शिखर सम्मेलन है, यह आपका सऊदी अरब में किया गया था। कब किया गया था? सऊदी अरब में किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में मेजबानी कौन करेगा? भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या दक्षिण अफ्रीका। सभी लोग बताएंगे कि जो T20 विश्व कप 2023 में महिला का कहाँ किया जाएगा? भारत में, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में, दक्षिण अफ्रीका में। सभी लोग बताएंगे। जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, और कोई नहीं भूलेगा आज कमेंट बॉक्स में सभी लोग 2 चीज़ बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा, फीडबैक दे के जाएंगे। दूसरा कि जो करंट अफेयर्स का क्लास जो लाने वाले हैं, क्या क्लास को लाएं,
और क्लास को लाएँ तो कितने टाइम्स में लाएँ, इस सभी सारे लोग कमेंट बॉक्स में जाके आज आंसर करेंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स बाद में हम देखेंगे कि कौन लोगों ने क्या किया है। चलिए, तो इसकी अगर बात कहा जाए तो T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेगा दक्षिण अफ्रीका। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस वर्ष 2020 में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर सम्मेलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को, नसरुद्दीन शाह को, रणबीर कपूर को या वरुण धवन को। आंसर करिए कि किन्हें आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदित्य विक्रम बिड़ला शिखर सम्मेलन, फटाफट से आंसर करिए। आदित्य विक्रम बिड़ला शिखर सम्मेलन से जो कला सम्मेलन है, जो कला पुरस्कार है, उसको किसको सम्मानित किया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे इसका। तो सबको पता होना चाहिए कि 2020 में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार जो है यह नसरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया है। जो नसरुद्दीन शाह हैं उनको दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। LIC ने किस नाम से अपना एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? LIC का एक अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। तो पूछ सकता है कि LIC का डिजिटल ऐप का नाम क्या है, बताइए। रूबिका, परम, जीवन या आनंद, बताइए क्या है? LIC ने एक अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? LIC के डिजिटल ऐप का क्या नाम है? आनंद है, जीवन है, परम है या रूबिका है? जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे। और यह क्या है? आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। और जो लोग भाग जा रहे हैं उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे उनके लाइफ में कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वह पूरे काम को करना जानते हैं। और जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं को फल मिलता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो LIC ने किस नाम से अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो उनको हम आनंद कहते हैं। आनंद नाम से क्या किया है कि LIC ने एक अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, तो आनंद। यह क्या है? आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? किस जिले में मॉस गार्डन विकसित किया गया है? नैनीताल में, देहरादून में, श्रीनगर में या हरिद्वार में? मॉस गार्डन, मॉस लाइकेन या मॉस जो होता है, लाइकेन या मॉस जो होता है, तो मॉस गार्डन कहाँ? हाल ही के किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? नैनीताल में, देहरादून में, श्रीनगर में या हरिद्वार में? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि जो जिले किस जिले में है, यह जिला का नाम पूछ दिया है। ऐसे राज्य पूछता तो क्या हो जाता? उत्तराखंड हो जाता, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के जो नैनीताल जिला है, नैनीताल के उत्तराखंड में जो है मॉस गार्डन विकसित किया गया है। यह क्वेश्चन VVI रहेगा, पूछ सकता है कि बताइए कि मॉस गार्डन या लाइकेन, जो लाइकेन या मॉस जो होता है, यह मॉस गार्डन में विकसित कहाँ किया गया है? तो नैनीताल के उत्तराखंड में किया गया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो यह क्या था? हम लोगों का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सभी ने आज 30 क्वेश्चन को देखा, जो कि यह सेट नंबर क्या था? 8वां था। हम लोग फिर रात्रि 9 बजे मिलेंगे सुपर 25 के साथ, प्रीमियर वीडियो के साथ। लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो रहा है। और कब होगा? जब अच्छा से बड़ा क्लास हो जाएगा तो बढ़िया सेटअप लगा के हम लोग जुड़ सकते हैं। तो सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे के जाएंगे कि क्लास कैसा लगा, सुबह वाला और रात वाला क्लास में भी जुड़े सभी लोग। और रात्रि के क्लास में 9 बजे जुड़िए और करंट वाले क्लास के लिए बताइए। तो चलिए, डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पे। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं रात्रि 9 बजे।